हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है सर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल into an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। मजेदार टॉपिक। हाँ, मजेदार टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से कैरी करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम का क्वेश्चन छूटे ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन उसके पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कॉन्सेप्चुअल कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय को गवाए हम सभी लोग थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर का एक कॉम्बिनेशन होता है जब वो काफी कम दूरी पर स्थित हो। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा टॉपिक आप लोग जस्ट देखे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। ये किधर से किधर जाता है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है। ये बात भी ठीक है। चलिए, तो मुख्य रूप से ही दो बात समझना है तत्काल में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ये होता है चार्ज इनटू बीच का दूरी, दो चार्जेस के बीच का दूरी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां से हम लोग एक केस लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट लेते हैं, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का भी केस देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छी बात है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं अपने पास एक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। और कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम लोग इन चार्जेस के प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2l मान लेते हैं। तो लिखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इनटू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric field such that the axis of dipole is parallel to field। जैसा कि दिख रहा है आपको पिक्चर में, फील्ड के पैरेलल, ये आपका पीई, इधर से पीई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रख दे, देन द फोर्स एक्टिंग एट इट्स पोल इज, आइए समझ लीजिए। अब इसके पोल्स पर फोर्स किधर रहेगा, याद होगा आप लोग को बताए थे, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर QE, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट QE। होगा क्या, तो देन द फोर्स एक्टिंग एट इट्स पोल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। Also
their line of action is same, so they cancel out each other. इसलिए क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. क्यों कर देगा? QE मैग्नीट्यूड में बराबर है, QE मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो क्या करेगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन भी देख रहा है ना, सेम ही एक ही लाइन पे लग रहा है. जब कैंसिल कर देगा, सो नो नेट फोर्स as well as torque is acting upon the dipole. जब फोर्स ही जीरो हो गया तो टॉर्क क्या होगा, वो भी जीरो होगा. टॉर्क तो आप जानते ही है ना, टॉर्क बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, टॉर्क बराबर लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब भैया फोर्स ही जीरो हो गया तो गुना किसी के साथ करेंगे तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा ना. तो फोर्स यहां पर क्या हो गया, दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ना नेट फोर्स लगा और ना ही नेट टॉर्क लगा, ना ही नेट फोर्स लगा और ना ही नेट टॉर्क लगा. ठीक बात है, ना फोर्स लगा ना टॉर्क लगा, तो क्या हुआ सर, तब ये हुआ दिस इज छोड़ देते, इसको लिखते हैं इन दिस केस the dipole remains in stable equilibrium state. तो इस केस में क्या होगा, डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा. दो प्रकार का स्टेबल होता है ना, दो प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल. स्टेबल में प्लस QE इस तरीके से, और अनस्टेबल में होगा जब प्लस QE इधर ले आएंगे. जैसे कि आप समझ सकते हैं, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें डाइपोल को इधर से लगा दिए, इधर है आपका प्लस Q और इधर है आपका माइनस Q. तो अभी भी फोर्स इस पर जीरो है, इधर से प्लस चार्ज है तो फील्ड की ओर और माइनस चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट. तो यहां भी QE इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल कर देगा. लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, आगे हम लोग समझेंगे और भी चीज. लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहेगा. ये बात ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ. दिस इज that is in this case the dipole aligns itself in a direction parallel to the field. तो इस केस में डाइपोल क्या करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डाल देगा, जैसा कि पिक्चर में है. ठीक बात है, समझ में आया बात. क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस केस में, किस केस में, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तब इसके एंड्स पर लगने वाला फोर्स QE और QE मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, साथ ही उसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है. ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो ना नेट टॉर्क लगेगा और ना ही नेट फोर्स लगेगा. इस केस में जब नहीं लगेगा तो इस केस में डाइपोल रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट. तो डाइपोल इस केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा. दैट इज इन दिस केस डाइपोल अलाइंस इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड. इस केस में डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेगा. इतना बात तो क्लियर हो गया. अब क्या करेंगे ना, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देंगे. If the dipole is slightly deflected from the equilibrium position, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देंगे. तो इसको मिटाते हैं पहले और मिटाकर फिर से देखते हैं.
जब डायपोल को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं, तो वहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का कैलकुलेशन। तो उसके ऊपर टॉर्क लगने लगता है, क्योंकि अभी फोर्स जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं जीरो होगा, आइए भाई देख लेते हैं, इधर बनाते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, मिड पॉइंट्स इसको हम लोग डिफ्लेक्ट कर दिए। यही आपका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा हम लोग थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तब क्या होगा, जब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देंगे तो इसके इंड्स पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी QE। इंड्स पर लगने वाला फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और साथ ही इसका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है ना, डिफरेंट है। जैसे कि इसका पूरा लेंथ हम लोग डायपोल का 2L मानते हैं, तो आधा लेंथ कितना हो जाएगा, L। अब इसका कंपोनेंट अगर हम लोग तोड़ ले तो L cos थीटा, L sin थीटा, इधर से भी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा ना, L cos थीटा, L sin थीटा। तो दोनों ही इधर से नहीं, रुकिए यहां से लेंगे ना कंपोनेंट। ये थीटा तो ये भी थीटा, थीटा के अलोंग L cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर L sin थीटा। L है, ये भी आपका L है, ये लाइन नहीं। तो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं हम लोग, इसी बात को लिख भी देते हैं। इफ an electric dipole, if an electric dipole is slightly deflected from the equilibrium position, then the force acting at its pole are equal in magnitude and opposite in direction, but their line of action is different। इसका लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हैं ना, एक का इधर है ऊपर वाली लाइन में, एक है नीचे वाली लाइन में। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। कैंसिल होने के लिए एक लाइन पर दोनों फोर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर एक लाइन पे नहीं है तो फिर कैंसिल नहीं करेगा। जो कैंसिल नहीं करेगा तो क्या करेगा, एक कपल बनाएगा। So they never cancel each other, but constitutes a couple, as a result of which a restoring torque is acting on the dipole, which has tendency to align the dipole parallel to the field। तो अभी क्या किया ना, कैंसिल नहीं किया तो क्या करेगा, जब कोई दो फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो क्या बनाएगा, वो कपल बनाएगा। कैंसिल नहीं करेगा तो क्या करेगा, कपल बनाएगा। और कपल की वजह से रोटेशन होता है। ड्यू टू कपल ए बॉडी रोटेट्स, और रोटेशन कब होता है,
जब उस पर टॉर्क लगता है। तो हम लोग क्या किए ना, अभी इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम से इसको स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर दिए, दिख रहा है, स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर दिए, तो एंटी क्लॉकवाइज में किए ना, तो इस पर टॉर्क आपका इस प्रकार से लगेगा, टॉर्क इसका इस प्रकार से लगेगा, इधर लगेगा आपका टॉर्क, टॉर्क टाउ1 टाउ2 भी दिखा सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जिसका टेंडेंसी होगा, मंशा होगा कि डायपोल को जो हल्का सा इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किए हैं, इसको दोबारा से इक्विलिब्रियम पे ले आया जाए। डायपोल को जो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, उसको इक्विलिब्रियम पर दोबारा से ले आया जाए। ठीक बात है, आसान सा बात है, हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पेंडुलम ही है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं, भाई डिस्प्लेस हो जाओ, और छोड़ देते हैं, तो ये आता है ना, वापस तो आता है। यहां भी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेगा तो ये वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कपल लग रहा है, कपल लगने से उस पर टॉर्क लगा, पैरेलल टू द फील्ड विच इज गिवन बाय, विच इज गिवन बाय, कौन सी गिवन बाय, टॉर्क इज गिवन बाय। सिंस टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ नेट बराबर क्या हो जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2, टाउ1 यानी कि पहला वाले के लिए फोर्स QE, तो QE गुना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, L साइन थीटा, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन से मिड पॉइंट से, तो L साइन थीटा। ठीक बात है। अच्छा, इसमें चाहिएगा तो आप आई कैप जे कैप को भी लेके चल सकते हैं, जैसे हम ले ही लेते हैं, QE पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मान लेते हैं, तो आई कैप और L साइन थीटा क्रॉस L साइन थीटा जे कैप लगा दें, जे कैप, चलिए, प्लस QE माइनस आई कैप, नेगेटिव में इधर, क्रॉस L साइन थीटा माइनस जे कैप, अभी नीचे की ओर है, इसका डिस्टेंस नेगेटिव में, ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव में, नीचे वाला नेगेटिव में। ठीक बात है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के, याद होगा आप लोगों को, वेक्टर में सीखे थे, आई क्रॉस जे कितना होता है, के, तो QEL साइन थीटा के कैप, माइनस माइनस प्लस, यहां भी QEL साइन थीटा के कैप, ये दोनों तो सेम क्वांटिटी आ गया, तो टाउ नेट लिख सकते हैं हम लोग 2QEL साइन थीटा के कैप, क्योंकि टाउ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो आपके पास आ गया वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 2QEL साइन थीटा के कैप। हम सभी लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट PE, चार्ज गुना बीच का दूरी, तो चार्ज है 2L भी है, तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, PE E साइन थीटा के कैप, या टाउ बराबर हो जाएगा आपका, साइन थीटा अगर हटाते हैं तो PE क्रॉस E। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ये, एज ए फॉर्मूला आप इसको भी लेके चल सकते हैं। अगर टाउ के मैग्नीट्यूड का बात करें हम लोग, तो PEE साइन थीटा, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी वैल्यू डाल के बनाने को मिल सकता है। ये हो गया आपका टॉर्क का वैल्यू, समझ में आया बात। अब रह गया बात के कैप का, तो के कैप किधर होता है, आपको टॉर्क का पता होगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द फोर्स एंड डिस्टेंस। तो इस प्लेन पे ना QE और L साइन थीटा इस बोर्ड वाले प्लेन पे है, तो टॉर्क किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब देख सकते हैं इस तरीके से टॉर्क क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो आप चाहिएगा तो यहाँ पर आप क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, जैसे कि P साइन थीटा, ये आपका आएगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा माइनस में होता है, तो क्लॉकवाइज वर्ड अगर हम लोग हटाएंगे तो माइनस लगा देंगे, इसी माइनस की वजह से ये होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में ना बात, इसी माइनस के चलते क्या होता है, ये
रीस्टोरिंग टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं। ये बात ध्यान में होगा। तो क्लॉकवाइज आया तो माइनस में रहेगा, क्लॉकवाइज वर्ड अगर हटाएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता तो प्लस साइन लेते। अब चलिए मन में आपके कुछ सवाल भी आएंगे कि सर आप इसको ऊपर उठाए हैं तब ना, अगर नीचे उठाएंगे तो इस तरीके से, तब तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अगर उस समय एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो भाई मेरे आपका एल साइन थीटा का डायरेक्शन भी तो माइनस प्लस में चेंज होगा ना। तो आप उसको करके देखिएगा, आपका लगभग, आप अगर रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगता है, रोटेशन को अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तो लगेगा ना। समझ में आई सब बात। और डायरेक्शन के थ्रू आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, है ना। ये टॉर्क का बात हो गया। अब रह गया बात कि सर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। इसमें हम लोग डाल देते हैं स्पेशल केसेस, ठीक ना। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टाउ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पीई। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 तो 1 होता है ना। तो टॉर्क हो गया आपका पीई, पीई मतलब डायपोल मोमेंट हो गया, इंटू ई, यही होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। समझा ना बात, यही हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। इसी मतलब अगर हम लोग डायपोल जो इक्विलिब्रियम पे था इसको सीधा खड़ा कर देंगे तब इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक बात है। इसी में केस 2 अगर ले ले हम लोग, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो साइन 0 0, साइन 180 डिग्री भी 0, तो टाउ कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आता है मिनिमम, टॉर्क आ जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। समझ में आया बात, कैसे कैसे। टाउ 0 कब लगेगा, जब एंगल 0 डिग्री हो, बोले तो पैरेलल टू द फील्ड, तो टॉर्क नहीं लगेगा। थीटा 0 हो गया ना, तो साइन 0 0, तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग घुमा देंगे तब भी क्या होगा, 180 डिग्री पर। अभी भी तो आप समझ सकते हैं, इधर फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो इधर अगर इस डायपोल अभी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और जब इसको घुमा देंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी क्या होगा, फोर्स तो 0 होगा ना, और जब फोर्स 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। गॉट इट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझ में आया सब लोग को। ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। अब इसी कभी में आपसे पूछ देगा कि भाई टाइम पीरियड बताइए। क्यों बताइए सर, डायपोल है, डायपोल में चार्ज है, चार्ज तो बिना मास के होगा नहीं। क्या मास बिना चार्ज के हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। ये पॉइंट हम लोग चार्ज वाले में पढ़ते हैं, लिखवाते भी हैं लोगों को, है ना। तो मास बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास ही भैया होगा, होगा होगा। तो आप यहां से इसको कैरी कर सकते हैं और हेडिंग ले सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का स्लोचा क्या है। अब देखिए, डायपोल है, इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो एक बार में सीधा नहीं ना होगा। अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया यहां से हम लोग, ठीक है, और छोड़ देंगे तो खट से सीधा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, मास है और मास की वजह से इसमें इनर्शिया प्रॉपर्टी होगा, तो ये जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से डोलते डोलते ये सीधा हो जाएगा। मास है तो इनर्शिया प्रॉपर्टी होगा। तो जैसे हम लोग साइकिल वगैरह चलते थे, ब्रेक मारते तो झुक जाता है ना, इनर्शिया की वजह से। चलती बस में कोई ब्रेक मारता है, झटका लगता है ना, वो है इनर्शिया। तो यहां भी हम लोग ले जाएंगे तो एकाएक छोड़ देंगे तो यहां पर सीधा नहीं होगा। ले जाने का इसको छोड़ेंगे तो ये फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, इस तरीके से ये ओसिलेट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है बात। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग, ओसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड होगा, ओसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड होगा। तो कैसे होगा, आइए जरा देख लेते हैं हम लोग। हम सभी लोग जानते हैं कि सिंस टॉर्क, सीधा लिखते हैं ना, सिंस टाउ बराबर माइनस पीई
sin theta. Negative sign indicates that the torque is of restoring behavior. लिख देते हैं, negative sign indicates that the torque is of restoring behavior. If I is the moment of inertia, नाम सुने ना, मास है तो मास है और मास रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, है ना। तो I अगर if I is the moment of inertia and alpha is the angular velocity, then tau is equal to I अल्फा। 10 टाउ की जगह लिख देते हैं ना, I अल्फा इज इक्वल टू माइनस PEE साइन थीटा। यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं फॉर, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं ना, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको इसे घुमा के थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, पूरा नचा छोड़ देंगे, है ना। तो फॉर स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉलर एंगल लिख देते हैं सीधा। एंगल साइन थीटा क्या होता है जानते हैं, लगभग बराबर थीटा के 10। अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस PEE थीटा डिवाइडेड बाई आई। दिस इंप्लाइज अल्फा प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा आपका है प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, दैट इज द डाइपोल। अगर ये कंडीशन आ गया इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द डाइपोल एक्सिक्यूट्स SHM। इसका मतलब कि डाइपोल SHM करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर SHM करेगा तब क्या होगा, सो अल्फा की जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस PEE थीटा बटा आई। माइनस थीटा कट जाएगा, खा जाएंगे इसको, तो ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट PEE अपॉन आई। ये बात ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा टी लिख देते हैं, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी, तो 2 पाई बटा टी कितना हो जाएगा, अंडर रूट PEE डिवाइडेड बाई आई। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बटा PEE। जहां आई क्या है तो माने ही हम लोग, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वैल्यू कितना होगा इसका, वेयर आई बराबर देख लीजिए, रोटेट कहां से कर रहा था, मिड पॉइंट से ना, यहां से दूरी L, मास M, ml स्क्वायर, और इधर से भी आपका ml स्क्वायर। आई बराबर 2ml स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल रॉड। समझाया बात, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना वैल्यू होगा इसका, 2ml स्क्वायर, मिड पॉइंट के क्रॉस, मिड पॉइंट से रोटेट करवा रहे हैं ना डाइपोल को, ये ऐसे थोड़े रोटेट करवा रहा है एक इंड से, नहीं यहां से करवा रहा है मिड पॉइंट से, ये रोटेशन है इसका, ठीक है, ये रोटेशन है, हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद एक चीज और कैलकुलेट करने को बोलता है आपको, बोलता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब बेलन सा बात है कि डाइपोल जब इक्विलिब्रियम में होगा, समझ सकते हैं इस बात को, अभी डाइपोल क्या है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, कोई आके ही इसको डोला दिया होगा ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कोई बाहर से आके घुमाया होगा, अपने आप तो डाइपोल नहीं देख के घूम गया होगा, यानी कि इस पर एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क की वजह से ये डाइपोल घूम गया, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं हम लोग इस बात को, हेडिंग ले लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, डाइपोल को घुमाने में वर्क डन इन, लिख भी देते हैं इसको, इन रोटेटिंग द डाइपोल, डाइपोल को
रोटेट करवाएंगे तो इसके लिए वर्क कितना खर्चा होगा हम लोग का, ठीक है। आइए देखते हैं। इफ इसे देखते हैं, फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, the amount of work dw बराबर क्या होता है, टाउ डी थीटा। वर्क है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर का तो कोई मतलब होगा नहीं इसका, तो पीई साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक इसको रोटेट करेंगे हम लोग, तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, तो 0 डिग्री है। अब इसको कोई घुमाया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, तो अब इसको कोई घुमाएगा कहां तक, थीटा एंगल तक, तो थीटा ले लीजिए। जब 0 डिग्री पे था तो कोई वर्क कहां हुआ, जब घुमा दिए तब ना वर्क हुआ, तो 0 डिग्री पे वर्क कितना हो गया, 0। और जब थीटा एंगल घुमा देंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, W। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W 0 से लेकर लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस बात जानते रहिएगा। पीई कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री से लेकर थीटा तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस साइन को अगर हटाना हो तो आपको याद होगा हम लोग लिमिट को क्या करते थे, पलट दिया करते थे, थीटा से 0 कर देंगे अब, तो अंदर का माइनस साइन हट जाएगा। डब्ल्यू में से 0 जोड़ने घटाने का फायदा है नहीं, तो पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, तो W कितना आ गया, पीई कॉस 0 डिग्री 1 माइनस कॉस थीटा। यही W आपका एक्सटर्नल वर्क है। ये जो वर्क निकाला है ना हम लोग, यहां वर्क आपका एक्सटर्नल होता है, W एक्सटर्नल, ये आपका एक्सटर्नल वर्क है। इसी में बोलेगा कि नहीं थीटा 1 से थीटा 2 तक करना है, तो अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर हमको करना होगा तो इधर दिखाते हैं, हालांकि आंसर वहां पे हो गया आपका, बट थोड़ा समझते भी हैं। अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराएगा, किसी न्यूमेरिकल वगैरह में डाल देगा या ऐसे भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, 0 से लेकर W तक, इस लाइन को पकड़ लिया मोटा मोटी, इधर भी कर देंगे ना W बराबर, लिमिट बदल दिए 0 से लेकर W तक, तो 0 घटाने का तो कोई फायदा होगा नहीं ना, सीधा लिखते हैं इसको। तो W बराबर कितना आ गया, पीई माइनस साइन को हटाएंगे तो कॉस थीटा, थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, W कितना आ गया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही आपका W एक्सटर्नल है। इस डेरिवेशन का काम पड़ेगा तो आप या तो इसको लेकर, सिर्फ वर्क पूछ रहा है तो आप इसको लेकर कैरी कर सकते हैं, और वर्क के अलावे पोटेंशियल एनर्जी भी क्वेश्चन में दाग देगा, तो आप थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक इंटीग्रेट कीजिएगा इस तरीके से, यहीं पे बदल दीजिएगा आप, यहां से बदल के यहां आ जाइएगा। समझ रहा है बात। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाते हैं कि हमको आगे करना क्या है। इसमें आप स्पेशल केसेस देख सकते हैं, थोड़ा बहुत केस, ये केस आ जाएगा, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल थीटा, इक्विलिब्रियम से थीटा तक, दैट इज, तब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पर तो थीटा 1 0 डिग्री हो जाएगा, एंड थीटा 2, थीटा तक घुमा दो थीटा, देन इसी फॉर्मूला में डालते हैं, तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यानी कि पीई कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो आपका आया था वहां पे रिजल्ट। तो जैसे भी आप निकालिएगा भाई, डेरिवेशन है ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, गलत थोड़े होगा, ये 100% सही होगा नहीं। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, समझ में आया होगा। स्पेशल केस इसी में आप इसको नोट कर लीजिए, इसी में चेंज करेंगे, कर लिए नोट, रोक के।
अब केस 2 कहीं कहेगा कि नहीं, इफ डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल 90 डिग्री, सीधा खड़ा कर दीजिए इसको, यहां से एकदम सीधा सीधा खड़ा करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम पे तो 0 डिग्री ही होगा ना, थीटा 2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो 1 माइनस 0 कितना होगा, बातें खत्म हो गया 0 का, तो W एक्सटर्नल हम लोग क्या लिख देंगे, तब W एक्सटर्नल हो जाएगा PEE, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मन नहीं माना भाई, केस 3 लीजिए, क्योंकि 3 को तो लेते ही था, 0, 90 और 180 डिग्री, 180 भी लेते हैं। इफ द डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल 180 डिग्री, अभी डायपोल सीधा था, इसको घुमा के इसे ले आए भैया, अब रोटेट करके देखो, खट से ये रोटेट करना शुरू कर देगा मिड पॉइंट के अबाउट, है ना, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा इस केस में, इस केस में थीटा 2 हो जाएगा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है -1, तो -1, 112 तो 2 लिख देंगे, यानी कि डायपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाएंगे तो वर्क ज्यादा ना करना पड़ेगा भाई, अब इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट करते 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 फिर फाइनली स्टेबल में आके रुकेगा, समझ में आया बात। चलिए, ये था आपका वर्क वाला बात, तो वर्क के इस डेरिवेशन को हम लोग थोड़ा सा कैरी करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में फिर आपको आगे डाल दिया कि नहीं नहीं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन तो कर ही दिए हैं, अब थोड़ा कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी कर ही दीजिए भाई, इसको मिटा देते हैं हम लोग और लिखते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole, डायपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, अच्छी बात है। तो हम सभी लोगों ने अभी जस्ट देखा, सिंस W एक्सटर्नल कितना PEE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, एंड एक लाइन बढ़ा इसको खोल भी देते हैं, देखिए काम पड़ेगा इसका, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो PEE cos थीटा 1 माइनस PEE cos थीटा 2 लिखेंगे। अब यहां से लगा देते हैं हम लोग फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किया गया कार्य हाँ एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो या फिर पोटेंशियल हो, यहाँ काइनेटिक का तो बात है नहीं, पोटेंशियल का बात है, क्योंकि डायपोल को घुमाना थोड़े है, लीनियर मोशन तो करवाना है, रोटेट करवाना है ना, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा यू बराबर क्या, सॉरी W एक्सटर्नल बराबर क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा यू, याद होगा आपको, यानी कि PEE cos थीटा 1 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, पूरा लिखवे नहीं किए, थीटा 1 माइनस PEE cos थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, या हम लोग कह सकते हैं PEE cos थीटा 1 माइनस PEE cos थीटा 2 इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, माइनस को ब्रैकेट खोल दिए, अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो इनिशियल के जगह पर कौन है, ये फाइनल के जगह पर कौन है, अच्छा रुकिए रुकिए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज ऑफ एनर्जी के बराबर ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस नहीं लगेगा भाई, U फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो इनिशियल वाला तो माइनस U इनिशियल कितना है, शुरू वाला थीटा 1, तो PEE cos थीटा 1 या U इनिशियल हो जाएगा माइनस PEE cos थीटा 1 एंड U फाइनल, तो माइनस वाला दिया थीटा 2 वाला, तो U फाइनल हो जाएगा माइनस PEE cos थीटा 2। 10 इन जनरल आमतौर पर U बराबर क्या लिखेंगे, माइनस PEE
कॉस थीटा, या U बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस पीई डॉट ई, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है ना, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपका डेरिवेशन हो गया। कॉस को हटाएंगे तो डॉट लगा देंगे, कॉस को हटाएंगे तो डॉट लगा देंगे, ठीक बात है। चलिए, तो यहां से आपका ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें पेयर बना बना के पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। क्या पूछेगा भाई, टॉर्क और टाइम पीरियड बताओ, बस दो ये कोई चीज, टॉर्क और क्या बोलते हैं वर्क डन निकाल के बताओ, ठीक, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ। एक टॉर्क तो मैंडेटरी है, टॉर्क तो रहेगा ही, और टॉर्क के ही हेल्प से ना सब कुछ निकला है। टॉर्क के हेल्प से क्या सब निकला, टॉर्क के हेल्प से निकला आपका टाइम पीरियड, टॉर्क निकाले हैं, टॉर्क के हेल्प से निकला आपका टाइम पीरियड, एसएचएम वाला कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, और दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम पूछता है, नहीं के बराबर, लेकिन अगर डाल देगा तो क्या ही दिक्कत है, मार देगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। समझ में सारा बात। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, बताते नहीं हो भाई कमेंट करके आप लोग। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो पक्का कर दीजिए, और साथ में कमेंट भी कीजिए कि हाँ सर ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वही तो मेरा फीस है ना। अदरवाइज जन कल्याण में तो लगे हुए हैं, लेकिन उसका फीस देना पड़ता है ना भाई थोड़ा सा, नहीं क्या, क्या फीस है सर, फीस है कि आपका कमेंट, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन से हम लोग को और काम करने का मन करता है, अदरवाइज धीरा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।